CH6 घातक हमला वो पुराना लकड़ी का बॉक्स था। आदिल ने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। उसमें किसी तरह का लॉक भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सा निशान था, लेकिन वो आदिल को समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स के अंदर क्या है और ये मेरी अलमारी में क्या कर रहा था, इसके बारे में जल्द ही पता करना होगा। इससे पहले वो अपनी पॉवर के जरिए उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश कर चुका था, लेकिन आदिल बॉक्स के अंदर नहीं देख पा रहा था। इस बॉक्स में जरूर कोई ऐसा रहस्य या शक्ति है जो जिनकी मुझे दी हुई पावर इस पर काम नहीं कर रही है। ये सोचते हुए वो अपने रूम में वापस आ गया। आदिल बस इसी उधेड़बुन में था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आए, आदिल तुम कहाँ हो? वो कायनात की आवाज़ थी। वो घबराई हुई सी लग रही थी, उसकी आवाज़ में डर था। कायनात तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम बस अभी आ जाओ। उधर से आवाज़ आई। हाँ मैं आ रहा हूँ, आदिल ने जल्दी जल्दी बोला और बिना ड्राइवर के कार लेकर निकल गया। कायनात ने उसे अपनी लाइव लोकेशन भेजी हुई थी। लोकेशन पर एक मार्केट था और वहाँ पर एक पार्क था। आदिल उस पार्क के अंदर चला गया। उसे कायनात नजर आ गई। वो भाग कर गया और बोला, कायनात तुम ठीक तो हो ना? तुमको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। अगर तुमको यूं ही मिलने के लिए बुलाती तो तुम शायद नहीं आते, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसके लिए सॉरी आदिल। तुमने तो मेरी जान आधी कर दी थी, आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आदिल मैं कुछ दिनों के बाद लंदन जा रही हूँ, फिर वहाँ से वापस कब आऊँगी नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा तुमसे एक बार अकेले में मुलाकात कर लूँ। मुझे ओम ने बताया कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ था। कायनात ने मन की बात दिल से आदिल को कहा। हाँ हुआ था और मैं लगभग मर भी गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे दूसरी जिंदगी मिली। वॉट? कायनात को उसकी बात समझ में नहीं आई। आदिल ने फिर उसे बताया कैसे एक बाइक का पेपर्स लेकर भागा। वो उसके पीछे गया, उसने उस पर चाकू से कई वार किए। ये सब कायनात अपने मुंह पर हाथ रख सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आदिल ने कायनात को बताया वो लगभग मर चुका था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। कोई चाकू के हमलों से हुए जख्म के निशान नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक था। आदिल ने जिनसे मिलने वाली बात कायनात को नहीं बताई। कायनात ने कहा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, मुझे तो पता ही नहीं था। वो आदिल के गले लग गई लेकिन आदिल उसे टच नहीं कर पा रहा था। कायनात तुम रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, आदिल ने समझाते हुए कहा। कायनात ने आदिल के चेहरे को देखा, फिर उसने अपने आप को संभाला। आदिल तुमको किसी ने बताया है कि नहीं कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने। कायनात ने पूछा, कौन है वो 2 लोग? पहली मेरी अम्मी और दूसरी तुम। कायनात के होठों पर मुस्कान तैर गई। आज आदिल को कायनात से मिलकर काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था। उसने कायनात से कहा, आज तुम मेरे साथ हो, मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। आदिल के होठों पर मुस्कान थी, कायनात भी खुश थी। अचानक से आदिल को कुछ अजीब सी इंट्यूशन हुई और ठीक उसी समय कायनात के मुंह से चीख निकल गई। एक ट्रक तेजी से आदिल और कायनात की तरफ आ रहा था। वो बस दोनों को कुचलने ही वाला था कि जितने भी लोग सड़क पर चल रहे थे, आसपास मौजूद थे, सब स्टैच्यू बन गए। आदिल की लाल नग वाली अंगूठी से तेज रोशनी निकली, जिसने उस ट्रक को आदिल के पास आने से पहले ही रोक दिया और वो ट्रक राख के ढेर में बदल गया। फिर कुछ सेकंड के बाद सब पहले की तरह हो गया, लेकिन आदिल का हाथ आग की तरह गर्म हो रहा था और कायनात को थोड़ी सी चोट भी आ गई थी, क्योंकि ट्रक को आते देख आदिल ने कायनात को बचाने के लिए उसे धक्का दिया था, जिससे वो फुटपाथ पर गिर गई थी। आसपास के लोग जमा हो चुके थे। लोगों ने कायनात को उठाया और एक जगह पर बैठाया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। सब ने तेजी से आ रहे ट्रक को देखा था जो दोनों को कुचलने वाला था। फिर अचानक से वो राख में कैसे तब्दील हो गया। आदिल ने अपने दूसरे हाथ से कायनात को कार में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आदिल के जाते ही वहां पुलिस आ गई। कुछ पुलिस वाले वहां के हालात का जायजा लेने लगे और कुछ जीप में सवार होकर आदिल के पीछे अस्पताल आ गए। वहां आदिल ने कायनात को एडमिट करवाया। तब तक पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने आदिल को देखते ही पहचान लिया। एक पुलिस ऑफिसर ने आकर कहा, आदिल साहब, अचानक क्या हो गया था, आप बताएं। अब आदिल क्या बताता, फिर भी उसने बताया, मैं और मेरी दोस्त रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक से एक ट्रक काफ़ी तेज रफ्तार में आया, बस वो उनको कुचलने ही वाला था। तभी एक रोशनी सी चमकी और ट्रक राख में मिल गया। बस यही हुआ। मेरी दोस्त कायनात को चोट भी लगी है जिसकी वजह से वो एडमिट है। ऑफिसर ने कहा, आदिल साहब इस मामले को हम लोग जल्द सुलझा लेंगे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला जाएगा कि आखिर हुआ था कौन है वो जो आप दोनों को ट्रक के जरिए मारना चाहता था। वहीं पर खड़े खड़े पुलिस अधिकारी ने कॉल की और उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकालने के ऑर्डर दे दिए। आदिल का हाथ अभी भी गर्म हो रहा था। उसने एक नर्स से आइस क्यूब का पैकेट मांगकर अपने हाथ पर रख लिया, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में पिघल गए। आदिल ने एक पानी का टैप खोलकर अपना हाथ पानी की धार के नीचे रख लिया।
आदिल के भाई शोएब को उसके इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। वो सीधे हॉस्पिटल आ गया। उसके साथ आदिल का पी अनुज भी था और उसके ऑफिस के कई ऑफिसर्स भी थे। भाई आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? शोएब ने परेशानी भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कायनात को थोड़ी सी चोट आई है, उसको यहाँ एडमिट करवाया है और कोई बात नहीं है। भाई कोई आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है जो आपको जिंदा नहीं देखना चाहता। आप बिना सिक्योरिटी के क्यों बाहर निकलते हैं? आज के बाद से आप विदाउट सिक्योरिटी कहीं नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम भी आपकी जान लेने की कोशिश हुई थी, तब भी आपने सिक्योरिटी के लिए मना कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। शोएब ने जिद किया। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। समायरा को तो नहीं बताया ना इस इंसिडेंट के बारे में? दिल ने शोएब से बोला। नहीं भाई, उसे अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन सुबह तक पता चल जाएगा। शोएब ने आदिल की बात का जवाब दिया। शोएब तुम वापस घर जाओ, तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। आदिल ने शोएब को समझाया। भाई आपके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आपको मेरी पढ़ाई की टेंशन है। हद है भाई। शोएब ने ये बात थोड़ी नाराजगी से कही। देखो शोएब, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा एग्जाम भी जरूरी है। यहाँ सब डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल का स्टाफ है। तुम जाओ, मैं कायनात को देखता हूँ और कल तुमसे तुम्हारा एग्जाम पेपर डिस्कस करता हूँ। इतना बोलकर आदिल कायनात के कमरे में चला गया। आदिल का पीए और बाकी अधिकारी पुलिस वालों से बात कर रहे थे। आदिल के आते ही कायनात ने कहा, मैं अब ठीक हूँ, बस हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तुम्हारे धक्के की वजह से। उसने आदिल पर टॉन्ट कसा। आदिल ने गिल्टी माइंड से कहा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। वो ट्रक मुझे मारने के लिए आया था। अगर उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं होती तो तुम बिल्कुल सही होती। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं किसी भी अपने को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। आदिल अब बस तुम चुप हो जाओ, ये बस एक हादसा था। कायनात ने आदिल के होठों पर अपनी अंगुली रख दी। आदिल ने अपनी आंखों से चुप हो जाने का इशारा किया। तभी कायनात ने कहा, आदिल मुझे एक बात तुमसे पूछनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में पूछूंगी वो बात। ये बोलकर वो हॉस्पिटल की बेड पर लेट गई। मुझे नींद सी आ रही है, मुझे सोना है, कायनात ने कहा। तभी एक नर्स ने आदिल से आकर कहा, सर आप बाहर चले, मैडम को नींद का इंजेक्शन दिया है, आप भी पेन किलर ले लें, चाह तो आप दूसरे रूम में आराम कर सकते हैं। आदिल रूम से बाहर आ गया। वहां अनुज और पुलिस ऑफिसर दोनों ही खड़े थे। आदिल को देखते ही पुलिस अधिकारी ने कहा, आदिल साहब सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि ट्रक में ड्राइवर नहीं था। बिना ड्राइवर के ट्रक चल रहा था और वो रोशनी थंडर स्टॉर्म की थी। बिजली ट्रक के ऊपर गिर गई जिसकी वजह से वो जलकर राख हो गया। लेकिन हम अब ट्रक के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमलावर की तलाश भी शुरू कर दी है। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। फिर वो बाकी ऑफिसर्स के साथ हॉस्पिटल से चला गया। आदिल भी कायनात के रूम में चला गया और वहीं सोफे पर लेट गया। उसकी आंख भी लग चुकी थी। नज़ रूम में आई लेकिन आदिल को सोता देखकर बिना डिस्टर्ब किए वहां से चली गई। सुबह हो चुकी थी। कायनात भी सोकर उठ गई थी। वो आदिल को सोता देखकर प्यार से निहार रही थी। तभी कायनात के रूम में डॉक्टर आ गए और हल्के शोर से आदिल भी उठ गया। उसने टाइम देखा तो सुबह 8 बज रहे थे। डॉक्टर ने कहा, मिस कायनात अब आप ठीक हैं और थोड़ी देर में हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। घर आने के बाद बिना कुछ बोले आदिल सीधे अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट भी कॉफ़ी का मग लेकर आ गया। सर्वेंट की नज़र आदिल के हाथ पर गई। सर, आपका हाथ कितना सुर्ख हो रहा है, मैं रेडनेस कम करने वाला ट्यूब लेकर आता हूँ, ये कहकर वो चला गया। कॉफ़ी पीते पीते वो अपनी अलमारी के पास गया और रुमाल खोलकर वो विंटेज वॉच का टुकड़ा देखने लगा। सर्वेंट कमरे में आ चुका था। उसके हाथ में ऑइंटमेंट था। सर आप अपना हाथ इधर करें, सर्वेंट ने आदिल से कहा। अच्छा ठीक है। फिर उसने विंटेज वॉच का टुकड़ा साइड टेबल पर रखकर हाथ उसके आगे रख दिया। सर्वेंट ने भी वो वॉच का टुकड़ा देखा, फिर हंसते हुए कहा, सर ये घड़ी का टुकड़ा क्या आप सबके पास है? आदिल को समझ में नहीं आया। क्या मतलब तुम्हारा? आदिल ने उससे सवाल किया। सर इसी तरह का टुकड़ा मैंने समायरा मैम के कमरे में और शोएब सर के कमरे में देखा था। उसने अपनी बात पूरी की। तुमने कब देखा ऐसा टुकड़ा दोनों के कमरे में? आदिल ने फिर उससे सवाल किया। सर मैंने कुछ महीनों पहले देखा था, जब मैं दोनों के रूम की सफाई करता था। अब तो मैं हॉल और बाहर का काम देखता हूँ। ऊपर की सफाई का काम लता दीदी करती हैं। आदिल ने और कोई सवाल किए बिना उससे जाने को बोल दिया। फिर आदिल ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इसके टुकड़े उन दोनों के पास कैसे हो सकते हैं? क्या आदिल के मन के सवालों का जवाब कभी मिलेगा? भला कौन है जो उसकी जान लेना चाहता है? कहीं घरवाले तो नहीं, या फिर दोस्त? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरपावर्स की दुनिया CH7 विंटेज घड़ी का राज। आदिल ने वो विंटेज वॉच उठाकर देखा। मैं जाकर शोएब के कमरे में देखता हूँ। फिर वो रुक गया। नहीं अभी नहीं, मैं ऑफिस से आने के बाद दोनों से इस बारे में बात करूंगा। अभी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। फिर उसने अपने पीए अनुज को कॉल किया। मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ।
फाइल टेबल पर होनी चाहिए। वो सीधा अपने केबिन में जा पहुंचा, जहां उसके मैनेजर और पीए दोनों ही पहले से मौजूद थे। आपके लिए गुड न्यूज है, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। आदिल ने फाइल खोलकर दोनों की ओर देखा, फिर रिपोर्ट पढ़ने लगा। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके भी फेस पर स्माइल छा गई। ग्रेट ग्रेट, आदिल के मुंह से तेजी के साथ निकला। वो दोनों को देखकर खुश था। मैनेजर और पीए अनुज भी खुश थे। फिर आदिल ने कहा, अभी ये बात कहीं भी रिवील नहीं करनी है, हम तीनों के बीच ही ये बात रहेगी। आदिल ने मैनेजर से कहा, आप सबको मेल कर दे कि हम नया प्रोजेक्ट जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी डेट आगे के मेल में बता दी जाएगी। जी सर, मैं ईमेल करवाता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। फिर आदिल के पीए ने कहा, सर इसके जरिए कंपनी का लोन है, कुछ ही महीनों में चुकता हो जाएगा और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हाँ अनुज, मीडिया को ये बात पता नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारा आधा काम ना हो जाए, गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन की ज़रूरत होगी। उसके पेपर्स तैयार करवाओ और रिलेटेड ऑफिस में सबमिट करवा दो। इस वक्त आदिल काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। फिर उसे कायनात की याद आई तो तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगा दी। उधर से आवाज़ आए, हाँ आदिल बोलो। ये कायनात की आवाज़ थी। आदिल ने पूछा, तुम अब कैसी हो, कुछ खाया पिया या नहीं, और तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ और पेट भर नाश्ता भी कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, आदिल ने कायनात से हौले से कहा। उधर कायनात ने आई मिस यू बोलकर फ़ोन रख दिया। उधर घर पर समायरा अपने दोस्तों से बर्थडे पार्टी को लेकर डिस्कस कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने समायरा से पूछा, आदिल भाई अब कैसे हैं? उनका तो कल एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? मुझे तो नहीं मालूम, समायरा से सवालिया लहजे में जवाब दिया। क्या तुम कहीं बाहर गई हुई थी जो तुमको नहीं पता? पूरे शहर को मालूम है। दोस्त ने उल्टे सवाल कर दिया। उसके सवाल पे समायरा ने उससे कुछ नहीं कहा। वो आदिल को कॉल करने लगी। आदिल उस वक्त मीटिंग में था, तो फ़ोन उसका साइलेंट मोड पर था। आदिल के फ़ोन ना उठाने पर उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपनी सर्वेंट राधा को आवाज़ लगाई। वो भागती भागती उसके कमरे में आए। राधा आंटी, कल भाई के साथ क्या हुआ था? राधा उसकी बात सुनकर चुप थी। समायरा ने फिर से अपना सवाल दोहराया। तब राधा ने कहा, कल बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया था और आपको ना बताने के लिए खास इंस्ट्रक्शन थे। उफ भाई, समायरा ने गुस्से से भरी आवाज़ निकाली। फिर उसने अपना पर्स उठाया और सीधे आदिल के ऑफिस आ पहुंची। आदिल जब अपने केबिन में पहुंचा तो वहां समायरा पहले से ही मौजूद थी। आदिल ने समायरा को देखकर कहा, लग रहा है आज कुछ खास है, तभी मैडम मुझसे मिलने ऑफिस आए हैं। आदिल को पता था समायरा यहाँ क्यों आए है। फिर उसने समायरा ने ये सवाल किया, भाई आपके साथ कल इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे दूसरों से पता चला। आप मेरे भाई हैं, समायरा ने गुस्से में कहा। अरे देखो, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा, आदिल ने मजाकिया लहजे में कहा। हाँ, बस कायनात को थोड़ी सी चोट आ गई है, उसके हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अच्छा, वो भी कल आपके साथ थी? समायरा ने हैरानी वाले चेहरा बनाते हुए कहा। तो आपकी लव स्टोरी की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी या बस टायर फुस है? समायरा ने शरारती लहजे में कहा। तुम तो 5G स्पीड होती जा रही हो, आदिल ने हंसते हुए कहा। अच्छा ये तो बताओ कि तुम अपना बर्थडे इस बार कहाँ सेलिब्रेट करोगी? मैं वहाँ के लिए तुम्हारी बुकिंग करवा देता हूँ और अपने दोस्तों की डिटेल्स भी मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं अनुज से बोलकर सब अरेंज करवा दूंगा। नहीं भाई, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही, वो आदिल के पास आकर बोली। अचानक से आदिल ने समायरा से पूछा, तुम्हारे पास कोई विंटेज वॉच का पीस पड़ा है क्या? समायरा ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। फिर बोली, हाँ था तो, लेकिन रूम में कहाँ रखा ये देखना पड़ेगा। वो तुम्हारे पास कैसे आया? आदिल ने उससे सवाल किया। भाई वो तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं वो टुकड़ा अपने रूम से सर्च करके आपको दे दूंगी। ठीक है, शाम को जब मैं घर आ जाऊं तब मुझे दे देना, आदिल ने समायरा से कहा। फिर समायरा वहां से चली गई। कब शाम के 4 बज गए पता नहीं चला। उसने अपनी नज़रें घड़ी पर दौड़ाई। कुछ देर के बाद उसकी कार कायनात के बंगले पर आकर रुकी। लिविंग हॉल में वो जैसे ही आया, एक सर्वेंट ने आकर कहा, आप बैठे, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। आदिल सोफे पर बैठ गया और अपनी नज़रें हर तरफ घुमाने लगा। काफ़ी विंटेज सामानों से उसका हॉल सजा हुआ था। तभी कायनात की आवाज़ उसके कानों तक आई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आदिल ने कायनात को आते देखा। वो रेड कलर के टॉप और जीन्स पहने खुले बालों में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। आदिल की निगाहें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। आदिल, कायनात ने उसे आवाज़ लगाई। हाँ जी। आदिल का कायनात की इस बात से ध्यान हटा। कायनात ने आदिल से कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो या बताना नहीं चाहते? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आदिल डर गया। उसे लगा कहीं कायनात को जिन और उसकी दी हुई पावर्स के बारे पता तो नहीं चल गया है। ये सुमन कौन है?
और क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर आदिल के चेहरे का रंग सफ़ेद सा पड़ गया। उसने कहा, तुम कैसे जानती हो सुमन को? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कायनात ने उससे हल्के नाराजगी वाले लहजे में पूछा। सुमन मेरी कंपनी में मॉडल है, जो हमारे ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती है, आदिल ने अपना गला साफ करते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था? कायनात की आवाज़ थोड़ी सी तेज हो गई। आदिल भी घबरा गया। कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जैसा तुम समझ रही नहीं हो। आदिल अपने आप को सही साबित करने में लग गया। मैंने तुम्हारे और उसके रिश्तों को लेकर काफ़ी कुछ सुना है, कायनात बोली। क्या सुना है तुमने? आदिल ने हकलाते हुए कहा। यही कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर आदिल चुप हो गया। उसने कुछ सेकंड रुक कर कहा, हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था, बस रिलेशनशिप में था। और हमारा ब्रेकअप हुए 2 साल हो चुके हैं, हमारी अब तो बात भी नहीं होती। कायनात ये बात सुनकर चुप थी। आदिल भी चुप हो गया। फिर कायनात ने कहा, तुम लोग 3 साल रिलेशनशिप में थे लेकिन प्यार नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है? उसकी आंखों में आंसू थे। हम लोग जब से मिले हैं तब से तुमने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया, ना ही जब मैंने तुमको अपने दिल की बात बताई थी। उसका जवाब दिया था, शायद वजह सुमन थी, वो तुम्हारे दिल में है। मैं तो बस तुम्हारे सामने आ गई, नहीं तो तुम मुझे कभी भी याद नहीं करते, कायनात ने रोते हुए कहा। वो रोते हुए अपने लॉन में आ गई। उसके पीछे पीछे आदिल भी आ गया। नहीं कायनात, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं उसको नहीं चाहता था, बस हम साथ थे और कुछ नहीं, आदिल ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, और तुम ये थिंक कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ? मैं 2 दिन बाद लंदन वापस जा रही हूँ, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना आदिल, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कायनात रोते हुए अपने कमरे में चली गया। आदिल वहीं खड़ा रहा गया। उसने हल्के से कहा, कायनात एक दिन तुमको सारी असलियत पता चल जाएगी, और ये भी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। घर आने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा भी काफ़ी आ रहा था। गुस्से में सोफे के कुशन उठाकर उसने फेंक दिए। फिर वो बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया और अपनी पिछली जिंदगी याद करने लगा। पहले मॉम फिर डैड उसकी लाइफ से चले गए। 2 छोटे भाई बहन, उनकी जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी, इतनी कम उम्र में सब मैनेज किया। अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं निकाल पाया। कॉलेज के टाइम में कायनात से भी कुछ नहीं बोल पाया। सिर्फ जिम्मेदारियां ही उसे नजर आती थी, लेकिन कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा, उसकी हॉबीज़ के बारे में, वो क्या चाहता है। सुमन ने उसके इस खालीपन को भरा। वो उस वक्त मेरे साथ थी जब मैं बिल्कुल अकेला था। उसने मेरा साथ दिया, मुझे हंसना सिखाया, नहीं तो मैं अपने भाई और बहन का पेरेंट और कंपनी का मालिक बनकर रह गया था। उसने मुझे जीना सिखाया। ये सब आदिल सोच ही रहा था कि तभी डोर पर हल्की सी नॉक हुई। भाई, ये समायरा की आवाज़ थी। विंटेज वॉच का टुकड़ा इस पॉली बैग में है, आप देख लेना, मैं शोएब भाई के साथ बाहर जा रही, वो मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। आदिल ने समायरा को बाय बोला। आदिल सब कुछ भूलकर उस पॉली बैग के पास आ गया और उसे खोलने लगा। सेम वैसा ही घड़ी का टुकड़ा था जैसा आदिल के पास था। उसने तुरंत अलमारी खोलकर दूसरा टुकड़ा निकाला तो वो आपस में जुड़ गए। आदिल के मुंह से ओह माय गुडनेस निकला। लेकिन ये हमारे घर में कैसे? एक टुकड़ा शोएब के पास भी है। वो दौड़कर उसके कमरे में गया। तब तक शोएब समायरा को लेकर बाहर जा चुका था। आदिल शोएब के कमरे में वो तीसरा टुकड़ा चेक करने लगा, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर उसने अपनी पावर के जरिए वो टुकड़ा सर्च किया तो उसे नजर आ गया, शोएब की कबर्ड में था। आदिल ने अपने आप को रिलैक्स किया। अभी कुछ देर के बाद वो घर आ जाएगा, तब मैं उससे ये टुकड़ा ले लूँगा। वो वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसको अपने फ़ोन की बजती रिंग सुनाई दी। आदिल ने कॉल रिसीव की। उधर अनुज ने कहा, सर अपने जो वॉच कंपनी के बारे में पता लगाने को कहा था, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स निकाल ली हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो कंपनी आज से करीब 100 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी। फिर उस कंपनी के कई मालिक हुए, लेकिन जो भी नया मालिक होता वो कुछ दिनों में मर जाता था। उस कंपनी को आखिरी बार लंदन के एक शख्स ने खरीदा था। वो फिर खरीदने के कुछ दिन तक ही जिंदा रह सके। फिर उनके बेटे ने कंपनी बंद कर दी, क्योंकि कई लोगों ने उनको बताया कि उस कंपनी पर काला साया था, जो कंपनी के मालिक को मार देता था। आदिल उसकी बात गौर से सुन रहा था, लेकिन काला साया की बात आने पर बोला, वॉट रबिश अनुज, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम इसकी पूरी डिटेल्स कल मुझे ला कर दो। अनुज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आदिल सोचने लगा, लंदन का कोई शख्स, कौन हो सकता है इस कंपनी का आखिरी मालिक? मुझे पता लगाना ही होगा। क्या आदिल उस शख्स का पता लगा पाएगा? क्या वही शख्स है जो आदिल की जान लेना चाहता है? आखिर कब सुलझेगी आदिल के जिंदगी की इतनी बड़ी गुत्थी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH8 कायनात बनाम आदिल। आज आदिल का दिल खुश भी था और दुखी भी। तकलीफ उसको इस बात की थी कि कायनात ने उसे गलत समझा। उसकी वजह से जिससे वो मोहब्बत करता है वो दूर हो गया, और खुशी इस बात की थी कि उसकी फैमिली आज उसके साथ थी।
वो भाई बहन जिनको उसने अपने पेरेंट्स के जाने के बाद पाला था और वो उसको कितना चाहते हैं, उसकी इस बात की बेहद खुशी थी। काफ़ी समय के बाद सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। भाई, कबाब की प्लेट इधर पास करें, शोएब ने आदिल से कहा तो उसका ध्यान टूटा। हाँ ये लो। आदिल ने प्लेट उसके हाथ में दे दी। बिरयानी तो आज काफ़ी अच्छी बनी थी, लग नहीं रहा कि समायरा ने बनाई है। आदिल ने बिरयानी की बाइट लेते हुए कहा, ऐसा करते हैं, आदिल भाई की शादी में समायरा से ही बिरयानी का देग पकवा लेंगे, पैसे भी बच जाएंगे। शोएब ने समायरा को छेड़ते हुए कहा, भाई आप देख रहे हैं ना, ये मुझे कितना परेशान करता है। आदिल और शोएब दोनों ही हंसने लगे। फिर आदिल ने शोएब से कहा, तुम्हारे एग्जाम कैसे जा रहे हैं? अभी तक के सारे पेपर्स सही हुए हैं? शोएब ने पानी पीते हुए कहा। ठीक है शोएब, मैं तुम्हारे कमरे में आता हूँ, एक ज़रूरी काम भी है तुमसे। आदिल ने शोएब से कहा। ओके भाई चलिए, शोएब ने स्टेयर्स चढ़ते हुए कहा। दोनों शोएब के कमरे में आ गए। तुम्हारे पास एक विंटेज वॉच का टुकड़ा रखा है, वो मुझे दे दो। विंटेज वॉच का पीस? ओह ओके भाई, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ रखा है। शोएब ने आदिल से कहा, तुम्हारी अलमारी में रखा होगा। आदिल ने जल्दी से कहा। तो शोएब ने आदिल को घूरा, फिर बुदबुदाते हुए बोला, इनको तो सब पता होता है। उसने अलमारी से वो विंटेज वॉच का टुकड़ा निकालकर आदिल को दे दिया। ये तुमको किसने दिया था? आदिल ने शोएब से पूछा। भाई मुझे याद तो नहीं, लेकिन ये बचपन से मेरे पास है, समायरा के पास भी है। शोएब ने बताया। ओह अच्छा कोई नहीं, इसे तुम मुझे दो, मुझे इससे काम है। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो थोड़ा विंटेज वॉच का आइडिया लेना है। आदिल ने बात बनाते हुए कहा और वो टुकड़ा लेकर अपने कमरे में आ गया। आते ही उसने अपने पास रखा टुकड़ा निकाला और तीनों टुकड़ों को जोड़ दिया। वो आराम से जुड़ गए। बस एक पार्ट खाली है। ये पार्ट किसके पास होगा? वो पार्ट मिलते ही इस वॉच की गुत्थी सुलझ जाएगी। आदिल ने मन में सोचा और फिर तीनों पार्ट को सेफ में रख दिया। लेकिन आदिल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये पार्ट समायरा और शोएब के पास कैसे हैं, और एक पार्ट इसका उस आदमी के पास मिला जो मुझ पर हमला करने वाले शख्स से मिला था। तभी आदिल के पास कॉल आया, जिसे सुनकर आदिल सन्न हो गया। उसने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूँ। वो आदिल के पीए अनुज का कॉल था। आदिल ने ड्राइवर से फौरन गाड़ी निकालने को कहा। वो कुछ ही देर में ऑफिस में था। ऑफिस की सिक्योरिटी किसी ने ब्रीच करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के गार्ड को किसी ने बेहोश कर दिया था। सारे सीसीटीवी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था। सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले को आदिल के केबिन से कुछ चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिला। आदिल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला। सिटी एसपी ने उसके सामने आकर कहा, मिस्टर आदिल, कोई आपसे बदला देना चाह रहा है। उसी ने पहले आप पर हमले करवाए, फिर उसने आपके ऑफिस पर भी अटैक किया। ऐसा लग रहा है उसको आपसे कुछ चाहिए। हमने इस केस में काम तेज कर दिया है, जल्द ही वो क्रिमिनल आपके सामने होगा। जी मुझे आप पर यकीन है, आदिल ने सिटी एसपी से कहा। फिर वो एक किनारे जाकर खड़ा हो गया और अपनी पावर्स का यूज़ करके कुछ देर पहले हुए इस घटना को देखने लगा। उसे दिखाई देने लगा कैसे एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड को पान मसाला ऑफर किया। गार्ड वो मसाला खाते हुए कंट्रोल रूम में आते ही बेहोश हो गया। उसके पीछे एक नकाबपोश बिल्डिंग में दाखिल होता है। कंट्रोल रूम में आकर सारे सीसीटीवी कैमरों से अपने आने की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। फिर वो स्टेयर्स के जरिए आदिल के केबिन में जाता है, कुछ सर्च करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। वो गुस्से में सब कुछ फेंकने लगता है, फिर वहां से चला जाता है। ये वही शख्स था जिसने आदिल पर हमला किया था, क्योंकि उसकी आंखें आदिल पहचान गया था। जब उस शख्स ने आदिल के सीने पर वार किया था, तब आदिल ने उस नकाबपोश की आंखें देखी थी जो उसके जहन में बस गई थी। ये सब देखने के बाद आदिल ने अपने आप को नॉर्मल किया और पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे सिटी एसपी के पास जाकर कहा, ये काम उसी आदमी का है जिसने पहली बार मुझ पर चाकू से हमला किया था, और आज भी वो कुछ जरूरी सामान ही सर्च कर रहा था जो उसे नहीं मिला। आप ये यकीन से कैसे बोल सकते हैं? सिटी एसपी ने पूछा। मुझे पता है, ये वही शख्स है। आदिल ये कहते हुए कार में बैठ गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर ये कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है, और इसे मुझसे कुछ चाहिए भी। घर आने पर शोएब आदिल के पास आया। बोला, भाई ये सब हो क्या रहा है? आपके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ गया है। आपका कोई दुश्मन है, या फिर हो सकता है डैड का कोई दुश्मन जो आपसे बदला लेना चाहता हो। आदिल उसकी बात गौर से सुन रहा था। भाई, कंपनी आप देख रहे हैं, तो वो बदला भी आपसे लेना चाह रहा है। आप पर 2 बार अटैक हो चुका है, और इस बात को यूं ही जाने नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है। शोएब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, हमें इस बात की तह तक जाना होगा। आदिल ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। बेड पर लेटते ही उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला, लेकिन उसके स्टोर रूम से, जहाँ पर वो वुडन बॉक्स रखा था,
दो चमकती आंखें उसे देख रही थीं। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। उसको इतनी गहरी नींद में सोकर उठने में अच्छा लग रहा था, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। आदिल ने अपनी स्लीपर्स पहनी और लॉन में जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी लंबी सांस लेकर दिन का स्वागत किया। वो दिन उसके लिए काफ़ी बड़ा दिन साबित होने वाला था। उसे ऑफिस जाकर लैंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट करना था, जो उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला था। उसने सोचा कि अगर उसके पास बेतलहम जिन की ताकत ना होती तो उस ज़मीन का सच कभी सामने नहीं आता, और बंजर मानकर वो बेच भी चुका था। तभी बादलों का एक बड़ा सा झुंड सामने आ गया। वो समझ गया ये जिन का कोई मैगाम है, लेकिन उन बादलों के बीच से खुद बेतलहम जिन उसके सामने आया। लंबी दाढ़ी, लाल सुर्ख आंखें, सफ़ेद कपड़े। आदिल ने सलाम बेतलहम जिन को सलाम किया। उसने भी जवाब दिया और अपने साथ चलने को कहा। आदिल उसके साथ चल दिया। कुछ ही सेकंड में वो बादलों का झुंड गायब हो गया। शोएब अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। वो अपने एग्जाम के लिए मॉर्निंग में ही पढ़ाई करता था। वो आदिल को नीचे लॉन में देख रहा था, लेकिन बादलों का यूं अचानक से उसके लॉन में आना और आदिल का चुटकियों में गायब हो जाना उसकी समझ से परे था। आदिल के गायब होते उसने बालकनी से ही आदिल को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो परेशान हो गया। घर के सभी सर्वेंट भी आ गए। शोएब ने बताया कि कैसे आदिल भाई अचानक से गायब हो गए। घर के नौकर भी परेशान हो गए। उसकी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन तभी आदिल के रूम का दरवाज़ा खुला और आदिल वहां से निकलते हुए सभी को दिखा। सब हैरान थे। खुद शोएब भी आदिल को यूं आता देखकर सन्न रह गया। उसने कहा, भाई आप अपने रूम से कैसे आ सकते हैं? आप तो नीचे लॉन में थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अचानक से बादल आए और आप गायब हो गए। शोएब ने हैरानी के साथ कहा, ये क्या बोल रहे हो शोएब? लग रहा है पढ़ाई का स्ट्रेस तुमने ज़्यादा ले लिया है। मैं लॉन में ज़रूर था, लेकिन फिर मैं अपने रूम में आ गया था। मैं तो तुम लोगों के सामने ही अपने कमरे से आ रहा हूँ। अभी तक शॉवर भी नहीं लिया है। आदिल ने सबको बहलाते हुए कहा। शोएब को यकीन नहीं हो रहा था। फिर बिना कुछ बोले शोएब अपने रूम में चला गया। उधर आदिल शॉवर लेते हुए बेतलहम जिन उसे जहां लेकर गया था उसको याद करने लगा। बेतलहम जिन ने आदिल को एक नई पावर देते हुए कहा था, वक्त आने पर वो तुमको नजर आएगी, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना। आदिल टॉवल बांधकर बाहर आया ही था कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कायनात उसके रूम में कैसे आ सकती है? वो तो आज लंदन जाने वाली है और उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज है। ये सोचते हुए वो अपने बाल दूसरे टॉवल से पोंछने लगा, लेकिन जो उसकी आंखें देख रही थीं वो सच था। कायनात उसके रूम में थी और आदिल के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने आदिल के पास जाकर उसकी गर्दन पर अपनी खूबसूरत अंगुलियों से हाथ फेरा। तब आदिल को यकीन हो गया कि कायनात ही है। वो कूदकर बेड की दूसरी ओर चला गया और कर्टेन से अपने आप को छुपाने लगा। तुम यहाँ कैसे? वो भी अचानक से, बिना बताए। बताना तो चाहिए था। आदिल ने एक साथ कई सवाल कर लिए, लेकिन कायनात तो आराम से एक सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। आदिल साहब कर्टेन में मत छुपे, मैं वहां आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कायनात ने हंसते हुए कहा। फिर उसने आदिल को उसके कपड़े थमाए। आदिल धीरे धीरे वॉशरूम में घुस गया। फिर कुछ मिनट के बाद बाहर निकला। कायनात ने कहा, नीचे चलते हैं सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन तुम तो मुझसे बेहद नाराज थी, बात भी नहीं करना चाहती थी। फिर अचानक से मेरे ऊपर इतनी मेहरबान कैसे? आदिल ने कायनात से पूछा। नाराज थी? अब नहीं, अब देखो तुम्हारे सामने हूँ। तुमने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ। कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो मुझसे नाराज नहीं? कायनात ने पूछा। मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। आदिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी समायरा आदिल के कमरे में आ गई। उसके हाथों में आदिल के जूते थे। भाई अगर आप दोनों के शिकवे निपट गए हो तो जल्दी नीचे चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। समायरा दोनों को देखकर हंस रही थी। आदिल समझ गया, समायरा ने ही कायनात को यहाँ बुलाया है। फिर तीनों डाइनिंग रूम की ओर चल दिए। तभी आदिल ने समायरा के कान में कहा, थैंक यू। समायरा मुस्कुरा दी, फिर हल्के से बोली, शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला। आदिल मुस्कुरा कर समायरा को कुछ भी मांगने को कहता है और साथ ही कहता है कि अभी उसे जल्दी है क्योंकि आज वो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है। अनाउंसमेंट करते वक्त वो चाहता है कि समायरा, शोएब और कायनात तीनों मौजूद रहें। समायरा जब उस अनाउंसमेंट के बारे में पूछती है तो आदिल मुस्कुराकर कहता है, SURPISE। भला आदिल ऐसी क्या अनाउंसमेंट करने वाला था जो वो सबसे छुपा रहा था? क्या खबर मिलेगी उसे जब वो अनाउंसमेंट करेगा? बेतलहम जिन ने उसे ऐसी क्या पावर्स दी है और क्या उन पावर्स का इस्तेमाल करके आदिल को उस अनजाने इंसान का पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया सिर्फ पॉकेट FM पे। CH9 विंटेज घड़ी के टुकड़े। आदिल ने अनाउंसमेंट की, कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिर उसने प्रोजेक्ट को ऑन किया। उसमें उस लैंड की फोटोज थी। पहले तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस लैंड पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, लेकिन जब आदिल ने डिटेल्स बतानी शुरू की तब सब सुनकर हैरान थे। उसने बताया, इस लैंड पर जो मिट्टी पाई गई है उसमें गोल्ड है।
इसके साथ ही जब यहाँ पर खुदाई की जाएगी तो कई कीमती पत्थर इसके अंदर मिलेंगे। सरकार से इसकी खुदाई की परमिशन मिल चुका है, गवर्नमेंट ने इसकी सिक्योरिटी की भी परमिशन दे दी है। इस मिट्टी जो रिसर्च हुई है उससे ये भी पता चला है कि कई सौ साल पहले उल्कापिंड गिरा था, जिसकी वजह से इस जमीन पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते थे। ये लैंड यूं ही पड़ी थी। कई बार इस पर घर बनाए गए लेकिन वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, इसलिए लोगों से यही सोचा कि ये जमीन किसी काम की नहीं है, लेकिन ये हमारे काम आनी थी। ये हमारी कंपनी की किस्मत थी। इस लैंड से हमें अरबों का फ़ायदा होगा। और आज से ही सॉइल क्लीनिंग का काम शुरू हो रहा है। डिगन का काम भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। मार्केटिंग टीम, सेल टीम और रिसर्च टीम का काम आज से बढ़ने वाला है, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे लेकर आएगी। इसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट और करता हूँ। इसकी पहली सक्सेस के बाद कंपनी के सभी एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया जाएगा। उसकी सैलरी का 50% बोनस आएगा। आदिल की इस बात से तो वहाँ मौजूद सारा स्टाफ खुश हो गया। कंपनी के बड़े अधिकारी आकर आदिल को मुबारकबाद देने लगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वहाँ मौजूद था। ये खबर कुछ ही मिनटों में ब्रेकिंग न्यूज बनकर हर चैनल पर नजर आ रही थी। आदिल आज बहुत खुश था। उसने अपने पीए और मैनेजर से साइट पर जाने के लिए तैयारी के बारे में पूछा। दोनों ने बताया सारी तैयारी हो चुकी है। फिर उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और समायरा, शोएब और कायनात को साइट का एड्रेस सेंड कर वहाँ 1 घंटे के अंदर आने को कह दिया। आदिल सब कुछ सही चाहता था। स्टेट के मिनिस्टर इनॉग्रेशन के लिए वही आने वाले थे। उसको पता था वहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स है जो वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी। उसको ये बात बेतलहम जिन ने पहले ही बता दी थी। वो अपने मैनेजर और पीए के साथ साइट पर आ चुका था। ऑफिस के कई ऑफिसर्स पहले से ही वहाँ मौजूद थे। थोड़ी ही देर में वहाँ शोएब और समायरा बुके हाथ में लिए आते दिखाई दिए। आते ही बुके आदिल के हाथ में दिया और उसके गले लग गए। वहाँ मुफ्ती साहब भी आ चुके थे, जिन्हें आदिल ने कुरान का आयतें पढ़ने के लिए बुलाया था। मुफ्ती साहब ने आते ही आदिल को मुबारकबाद दी। आदिल ने उनका वेलकम किया और अनुज से कहा, इनको अपने साथ ले जाओ और जो भी सामान ये मांगे इनको तुरंत दिला देना। मुफ्ती साहब अनुज के साथ चले गए। आदिल को एक कार रुकती नजर आई। उसमें से कायनात उतरी जो वाइट सूट में कहर ढा रही थी। आदिल उसे देखकर बस एक टक देखे ही जा रहा था। कायनात तब तक उसके पास आ चुकी थी। बस करो मुझे निहारना, कायनात से शर्माते हुए कहा। मेरी फैमिली आज इतने इम्पोर्टेंट दिन मेरे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्र है। आदिल ने हाथ उठाकर अपने रब का शुक्रिया अदा किया। तभी मुफ्ती साहब जल्दी जल्दी आदिल के पास आए और आदिल से कहने लगे, आदिल साहब मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ किनारे आए। जी मुफ्ती साहब बताए। आदिल उनके साथ एक किनारे आकर खड़ा हो गया। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे एहसास हो रहा है इस पूरी ज़मीन के आसपास जिन्नों का बसेरा है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जिन्नों से मैं बात करता हूँ, मुफ्ती साहब ने कहा। फिर आदिल ने कहा, मुफ्ती साहब मैं बात जानता हूँ कि यहाँ आसपास कई जिन है और ये सभी जिन हमारी हिफाजत के लिए है। मुफ्ती साहब ने फिर आदिल से कुछ नहीं पूछा और वहाँ से चले गए। आदिल भी कुछ नहीं बोल सका। इतनी देर में स्टेट मिनिस्टर अपने कॉन्वे के साथ वहाँ आ चुके थे। आदिल जल्दी से वहाँ गया और उनका वेलकम किया। उन्होंने भी आदिल को मुबारकबाद दी और इनॉग्रेशन के लिए आगे बढ़ गए। जेसीबी मशीन पर रिबन बंधा था। उन्होंने कैंची से रिबन को काटा। उसके बाद सभी ने आदिल को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उनके जाने के बाद शोएब, समायरा और कायनात तीनों आदिल के पास आ गए। आदिल ने कहा, आज मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है। जिस लैंड को मैं बेकार समझकर बेच रहा था वो ही मेरे लिए इतनी वैल्यूबल निकली। इसकी वजह से कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। हम एक बार में ही कंपनी पर चढ़े लोन को ख़त्म कर देंगे जो मेरे लिए टेंशन का सबब था। भाई आप तो हम लोगों के लिए पारस पत्थर की तरह से जिस चीज़ को भी हाथ लगा देते हैं वो सोना बन जाती है। समायरा ने अपने भाई को देखते हुए प्राउडली ये बात बोली। तुम सब बस ऐसे ही मेरे साथ रहो, मेरा हर मकसद अपने आप ही पूरा होता जाएगा। आदिल ने दोनों को गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में अनुज आदिल के पास आया और एक पेपर देते हुए आदिल से कहा, ये पेपर मुफ्ती साहब ने आपके लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इसे घर जाकर पढ़िएगा। ओके बोलकर आदिल ने उस पेपर को अपने पॉकेट में रख लिया। तभी उसकी नज़र कायनात पर पड़ी जो पास खड़ी आदिल को देख रही थी। आदिल उसके पास गया। ऐसे क्या देख रही हो? उसने कहा, तुम हो क्या? मुझे कभी कभी तुम बिल्कुल सिंपल से शख्स लगते हो लेकिन कभी कभी तुम मुझे मिस्टीरियस लगते हो। और क्या क्या लगता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कायनात से पूछने लगा, समायरा ने तुमको ऐसा क्या समझाया कि तुम लंदन नहीं गई और तुम्हारी नाराज़गी भी दूर हो गई? उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया जो मुझे नहीं पता थी, और वो बातें जो शायद तुम भी अपने बारे में नहीं जानते हो। आदिल ने समायरा की तरफ देखा। वो शोएब और अनुज के साथ मिलकर कुछ शरारतें कर रही थी। आदिल ने बुदबुदाते हुए कहा, ये इतनी समझदार भी है। मैंने अभी तक समायरा को छोटी सी बच्ची ही समझा। समायरा की नज़र आदिल पर गई तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आदिल ने फिर कायनात को देखकर कहा,
देखो कायनात, मैं तुमसे अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो मैं तुमको अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर ज़रूर बता दूंगा। मेरी एक बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही रहूंगी, भले ही हम दोनों बूढ़े हो जाए। कायनात ने प्यार से मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद सभी वापस घर को निकल गए सिवाय आदिल के। उसने साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए फिर घर के लिए रवाना हुआ। घर आते ही वो सीधे समायरा के कमरे में गया। समायरा भाई को रूम देखकर बेड पर बैठ गई। तभी समायरा के रूम में शेब भी आ गया। उन दोनों को एक जगह पाकर आदिल ने अपनी बात करने में देर नहीं लगाई और पूछा, चूंकि तुम दोनों साथ हो, मैं एक बात दोनों से पूछना चाहता हूं कि विंटेज वॉच का टुकड़ा तुम लोगों के पास कैसे आया? दोनों का एक ही जवाब था, बचपन से। शोएब ने फिर क्लैरिफाई किया, मुझे याद आ रहा है कि हम लोग एक बार आपसे मिलने लंदन गए थे, तब आप वहां एमबीए की स्टडी कर रहे थे। हाँ मुझे याद है, तब डैड भी तुम लोगों के साथ थे, तुम दोनों उन्हीं के साथ आए थे। आदिल ने शोएब की बात पूरी की। हाँ भाई, तब आपको याद होगा कि हम लोग डैड के एक दोस्त के घर गए थे। उन्होंने हम लोगों को लंच पर इनवाइट किया था। मुझे इसलिए याद है कि उनके घर जाते वक्त मुझे चोट लग गई थी और एक क्लिनिक पर काफ़ी खूबसूरत सी डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट एड दिया था। शोएब ने शर्माते हुए कहा, ये पार्ट मुझे उन्हीं के घर पर मिले थे। फिर ये छुटकी ये विंटेज वॉच के इन पार्ट को देखकर रोने लगी तो एक पार्ट मैंने इसको दे दिया। मुझे लगा ये टूटी घड़ी के हैं, मुझे अट्रैक्टिव लगे तो मैंने वहां से उठा लिया बिना बताए। शोएब ने कहा, मतलब कि तुमने चोरी थी? आदिल ने शोएब को हल्का सा डांटा। लेकिन भाई जब जब मैं इसको देखता हूँ, इसमें अजीब सी कशिश है, भले ही ये टूटी ही क्यों ना हो। ये सुनकर आदिल ने शोएब से पूछा, डैड के दोस्त का क्या नाम था? भाई मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर सारे सर्वेंट ब्रिटिश थे। उनके लिविंग रूम में काफ़ी विंटेज शो पीस सजे थे। पेंटिंग भी काफ़ी बड़े पेंटर्स की लगी थी। लेकिन भाई आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? शोएब ने अब जिज्ञासावश पूछा। नहीं बस ऐसे ही, ये वॉच कंपनी काफ़ी पुरानी है, इसकी हिस्ट्री पड़ी है, आदिल ने शोएब से कहा। फिर वो समायरा के रूम से बाहर आ गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि डैड के वो कौन से दोस्त हैं जिनकी ये विंटेज वॉच है। मुझे पता लगाना होगा, आखिर इस विंटेज वॉच का चक्कर क्या है, पता करना ही होगा। आदिल ने फिर से वो घड़ी के टुकड़े निकाले और उनको जोड़ने लगा। उसका एक हिस्सा नहीं था। उसी एक पार्ट को लेकर आदिल को सब्र नहीं आ रहा था। फिर उसने अचानक सोचा, क्या उसे लंदन जाना चाहिए? क्या लंदन जाकर इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं? क्या कायनात के साथ जाना सही होगा? वो कल जा रही है। उसके दिमाग में कई सवाल उथल पुथल कर रहे थे, लेकिन वो शांत होने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उस वुडन बॉक्स के पास गया और उसे देखने लगा। उसमें कुछ खाली निशान थे, वो भी कुछ अलग से डिज़ाइन लग रहे थे। उसने वो घड़ी के टुकड़े उस पर रख दिए। आदिल सन रह गया। वो टुकड़े उसमें फिट बैठ गए। आदिल अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसका दिमाग जैसे खाली सा हो गया था। फिर उसने अपने आप को संभाला और बाकी के टुकड़े भी उसमें फिट किए। वो उसमें बिल्कुल फिट हो गए। आदिल के दिमाग की हवाया उड़ने लगी। ये बॉक्स इतने टाइम से मेरे कमरे में था, फिर ये घड़ी के टुकड़े, उसको तो जैसे चक्कर आ रहा था। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी निकाला और कुछ सिप पानी की पी। उसने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की। उस बॉक्स को उठाकर उसने देखा। इसमें जो भी रहस्य है उसका पता वो जरूर कर लेगा। उसने अपने माइंड में डिसाइड किया कि उसके फादर के जितने भी दोस्त लंदन में रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेगा। फिर वो लंदन जाकर इसकी गुत्थी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्या आदिल का सोचना सही साबित होगा? क्या सचमुच उसके हत्यारे का राज लंदन में छिपा मिलेगा? आदिल की जिंदगी क्या नया रुख लेगी लंदन जाने के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH10 एप 10। आदिल का अजूबा कोट। रात के 10 बज रहे थे। शोएब आदिल के कमरे में आ गया। भाई 2 घंटे के बाद समायरा का बर्थडे है, क्या करना है? दोनों जल्दी से किचन में आ गए। वहाँ एक सर्वेंट पहले से ही था। दोनों से केक बेक करने के लिए सारा सामान उससे जल्दी जल्दी मांगा। वो भी केक बनाने में उनका साथ देने लगा। दोनों ने बड़ी मोहब्बत के साथ पिंक आइसिंग के साथ समायरा के लिए केक तैयार किया। हाँ केक बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाया था, लेकिन उसमें अपनी बहन के लिए प्यार कूट कूट कर भरा था। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। घर के सारे सर्वेंट डाइनिंग रूम में आ चुके थे। रूम भी थोड़ा सा सजा दिया गया था। बर्थडे पॉपर्स शोएब पहले ही मंगा चुका था। आदिल जल्दी से अपने रूम में गया और जो गिफ्ट वो समायरा के लिए लाया था अपने पॉकेट में रखकर उसको जगाने के लिए गया। वहाँ समायरा नहीं थी। उसे हैरानी हुई। वो बाहर आया तो समायरा की चहकने की आवाज़ नीचे डाइनिंग रूम से आ रही थी। नीचे जल्दी से जा पहुंचा। समायरा 17 साल की होने वाली थी। उसने उसके बचपन को याद किया। जब मॉम की डेथ हुई थी तब वो 8 साल की थी। डैड के डेथ के वक्त सिर्फ 10 साल की थी। वो सब याद ही कर रहा था। तभी घड़ी में 12 बजने का अलार्म हुआ। सभी ने समायरा को बर्थडे विश किया। समायरा ने जब केक को देखा तो उसे रोना आ गया। आज घर में काफ़ी अच्छा माहौल था। सारे सर्वेंट भी समायरा को दुआएं दे रहे थे, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती थी।
अगर कभी उनको किसी चीज़ की दिक्कत होती थी तो समायरा उनकी हेल्प करती थी। सब उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आए थे। शोएब ने भी उसको गिफ्ट दिया। आदिल ने उसके लिए खरीदी हुई रिस्ट वॉच उसको पहना दी। आदिल ने सभी से कहा, आज शाम को घर में बड़ी पार्टी होनी है, सबको अच्छे से तैयारी करनी है। अब आप सब जाएं और सो जाएं, सुबह आपको बहुत सारा काम करना है। फिर तीनों भाई बहन एक ही कमरे में जाकर सो गए, जैसे वो सभी के बर्थडे पर करते थे। उन तीनों में से जिसकी भी सालगिरह होती थी, तीनों उसके कमरे में जाकर सो जाते थे। सुबह आदिल जल्दी उठ गया था। वो समायरा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया और अपने पीए को व्हाट्सअप किया कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा, और उसने शाम की पार्टी के लिए इनवाइट भी किया। इसके साथ उसने मैसेज किया वो एक लिस्ट भेज रहा है जिनको शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करना है। सुबह के 8 बज चुके थे। आज उसने अपने मॉम डैड के कमरे में जाने की सोची। वो उनके कमरे में नहीं जाता था, सिर्फ उस दिन ही वो उनके कमरे में जाता था जिस दिन उनकी सालाना फातिहा होती थी। लेकिन आज उसने उनके कमरे में जाने का सोचा। वो नीचे गया और राधा आंटी से अपने मॉम डैड के कमरे की चाबी मांगी। राधा आंटी भी आदिल की इस बात पर हैरत कर रही थी कि इतने सालों में कभी आदिल उनके रूम में नहीं गया, लेकिन आज जरूर वो काफ़ी परेशान है। 2 साल पहले उसने चाबी मांगी था और रूम में गया था। उस दिन वो बहुत रो रहा था। शोएब का एक्सीडेंट हो गया था और वो आईसीयू में एडमिट था। उस दिन वो उनके रूम में गया था और आज का दिन है जब उसने वहाँ की चाबी मांगी। राधा आंटी ने बिना कुछ पूछे चाबी उसको दे दी। सिर्फ राधा आंटी ही उस कमरे की सफाई करती थी और किसी भी सर्वेंट को उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। आदिल ने चाबी लेकर उनके रूम का दरवाज़ा खोला। रूम पूरा साफ था, धूल का कोई नामो निशान नहीं था। राधा आंटी वहाँ की बेडशीट रोज चेंज करती थीं, रखरखाव भी वही करती थी, इसलिए रूम चमक रहा था। आदिल अपने पेरेंट्स के बेड पर बैठ गया। कुछ देर तक बैठा रहा, फिर वो उठा और अपनी मॉम की अलमारी खोली। उनकी ड्रेसेज, उनकी ज्वेलरी सब करीने से रखी हुई थी। आदिल ने याद किया, उसकी मॉम को ज्वेलरी का बहुत शौक था। वो कहीं भी घूमने जाती तो वहाँ की ज्वेलरी जरूर खरीदती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अलमारी बंद की, फिर बेड पर आकर बैठ गया। काफ़ी देर तक बैठ रहा, चुपचाप बस अपने बचपन को याद करता रहा। कैसे उसकी मॉम उसको प्यार करती थी, उसकी जिदें पूरी करती थी, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो लंदन जा रहा था तब वो कितना रोई थी और हर 3 महीने पर उससे मिलने आती थी। लेकिन फिर वो कार एक्सीडेंट, उसकी मॉम की डेथ हो गई। कार वो खुद ड्राइव कर रही थी, उनका बैलेंस बिगड़ गया और कार एक ट्रक में जाकर टकरा गई और ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तभी से आदिल के डैड ने आदिल से प्रॉमिस लिया था कि वो कहीं भी जाएगा तो कार ड्राइवर ही चलाएगा, वो खुद नहीं ड्राइव करेगा। और अपने डैड का प्रॉमिस वो नहीं तोड़ता। जब तक कोई खास वजह ना हो, ड्राइवर ही उसकी कार ड्राइव करता था। साइड टेबल पर उसके मम्मी पापा का फोटो फ्रेम रखा था और एक दूसरा फोटो फ्रेम जिसमें आदिल, शोएब और छोटी समायरा मॉम की गोद में बैठी हुई है। उन दोनों तस्वीरों को आदिल ने गौर से देखा, फिर ठंडी सांस लेकर वैसे ही रख दिया जैसे वो पहले रखी थी। फिर वो डैड के अलमारी के पास गया, उसको खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुली। उसने टेबल की ड्रॉवर में चाबी को खोजा लेकिन चाबी नहीं मिली। उसने राधा आंटी को आवाज़ लगाई, वो जल्दी जल्दी ऊपर आई। आदिल ने उनसे कहा, डैड की अलमारी की चाबी दे दीजिए, लेकिन राधा आंटी ने कहा, वो बड़े साहब की अलमारी नहीं खोलती और चाबी भी उनके पास नहीं, वो तो सालों से ऐसे ही बंद है। चाबी ना होने के कारण उसकी सफाई भी नहीं हो पाती। ओह अच्छा, एक काम करें, अलमारी की चाबी बनवाएं और इसकी भी सफाई करवाएं। जब चाबी बन जाए तब मुझे बता देना और ये काम आज ही करवा लें। आदिल ने राधा आंटी को इंस्ट्रक्शन दिए, फिर उस कमरे की चाबी राधा आंटी के हाथ में देते हुए वहां से चला गया और चलते वक्त कहा, नीचे लिविंग रूम में कॉफ़ी भिजवा दे। आदिल जब लिविंग रूम में पहुंचा तो वहां उस वक्त शाम को होने वाली पार्टी को लेकर काफ़ी शोर शराबा था। सभी तैयारियों में जुटे थे। आज उसका आराम करने का मन कर रहा था तो जाकर सोफे पर लेट गया। अपना मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगा। आदिल कभी कभी मोबाइल पर गेम खेलता था। वैसे आदिल को टेनिस खेलने का भी काफ़ी शौक था और वो अच्छा प्लेयर भी था। कॉलेज टाइम में वो अपने कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट खेलने भी जाता था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसको सब कुछ भुला दिया था। अपने लिए काफ़ी कम समय निकाल पाता था। वो आराम से सोफे पर लेटे वीडियो गेम खेलने में बिजी हो गया। घर में तैयारी के शोर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस गेम जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 घंटा कब बीत गया उसे पता नहीं चला। गेम खेलने के बाद वो यूट्यूब पर वीडियोज देखने में लग गया। आज उसका कुछ करने का मन नहीं था। वीडियो देखने के बीच में कायनात की कॉल आ गई। उसने जल्दी से उसकी कॉल पिक की। कायनात ने उसे अपने साथ मार्केट आने को कहा। वो समायरा के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसके लिए क्या ले। वो उसकी पसंद नहीं जानती थी। आदिल ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम मॉल आ जाओ। इतना कहकर वो सोफे से उठा और तैयार होने रूम में चला गया। थोड़ी देर में वो कायनात के सामने था। आदिल ने बताया कि समायरा को हैंड बैग्स काफ़ी पसंद है। फिर दोनों एक बैग के शोरूम में आ गए जहां पर कायनात समायरा के लिए हैंड बैग देखने लगी।
उसे एक गली हैंडबैग काफ़ी पसंद आया। उसने आदिल को भी उसे दिखाया। आदिल ने भी कायनात की चॉइस पर अपनी मुहर लगा दी और दोनों गिफ्ट पैक करवाकर बाहर आ गए। आदिल की नज़र फिर उसी शॉप पर गई जहां पर उसने कायनात के लिए गाउन देखा था। वो वहीं ठहर गया। कायनात बाकी शॉप्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसने पीछे देखा तो आदिल पीछे खड़ा था। वो वापस गई और आदिल से पूछा, क्या हुआ, तुम मूर्ति क्यों बन गए हो? आदिल के जवाब ना देने पे उसकी नज़र वहां गई जहां आदिल की नज़र थी। ओह, तुमको वो गाउन लेना है, बहुत खूबसूरत है। तुम समायरा के लिए लेना चाहते हो, लेकिन समायरा अभी बच्ची है, उस पर ऐसे गाउन सूट नहीं करेंगे। कायनात ने आदिल से कहा, नहीं, ये मैं समायरा के लिए नहीं तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद है। आदिल ने कायनात को देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि इस गाउन को पहनकर तुम शाम का पार्टी में आओ। कायनात उसकी बातें बस सुने जा रही था। पहले तो उसने कहा नहीं, फिर कहा ठीक है, तुम मेरे लिए ले सकते हो। कायनात की बात सुनकर आदिल का दिल तो बाग बाग हो गया। वो तुरंत उस शॉप पर गया और उस गाउन को पैक करवा लिया। फिर दोनों पार्किंग लॉट में आ गए। आदिल ने वो गाउन का बॉक्स कायनात के कार में रख दिया और कहा, इसे पहनकर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। दोनों की कार एक साथ वहां से निकल गई। आदिल घर आ चुका था। वो अपने कमरे में गया। वो बस बैठी था कि अचानक से उसे मुफ्ती साहब का दिया हुआ वो पेपर याद आया जो उन्होंने उसको दिया था। आदिल के मुंह से शिट निकाला और अपने आप पर गुस्सा करने लगा कि उसने उस पेपर को अभी तक पढ़ा क्यों नहीं। वो अपना कोट ढूंढने लगा। वो कमरे में नहीं था। वो भागते हुए नीचे गया और एक सर्वेंट से पूछा, उसका कोट कौन लेकर आया है? सर, वो कोट तो क्लीनिंग रूम में ड्राई क्लीन होगा। इतना सुनते ही वो सीधे वॉशिंग एरिया में गया जहां पर सारे कपड़े धुलते हैं। एक सर्वेंट कोट साफ कर चुका था और वो कोट टांग दिया गया था। उसको देखते ही आदिल के मुंह से निकला, अरे यार, ये क्या कर दिया तुमने, कोट को धो दिया। आदिल ने खींचते हुए कहा, हाँ सर, कपड़े धोने वाले नौकर ने कहा, और फिर उसने सामने से एक पेपर और कुछ विजिटिंग कार्ड निकालकर आदिल को दिए। सर, ये आपके कोट की पॉकेट से मिले हैं। आदिल की जान में जान आई। उसने फौरन उस पेपर को उसके हाथ से लिया। विजिटिंग कार्ड्स को उसने नहीं पकड़े तो वो जमीन पर गिर गए। उस पेपर को आदिल फौरन अपने कमरे में लेकर आया और पढ़ने लगा। वो उर्दू में लिखा था। मुफ्ती साहब ने उसमें जो बातें लिखी थी वो थोड़ी सी परेशान करने वाली थी। उसने तुरंत उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। आदिल बेसब्र हो रहा था। बिना इंतज़ार किए उसने उनके मदरसे में कॉल लगाई तो उधर से आवाज़ आए, वो अभी आउट ऑफ इंडिया हैं, 2 दिन बाद आएंगे। आदिल ने उनकी बात सुनकर कहा, जैसे ही वो आए उनको मुझे कॉल करने के लिए बोलिएगा, मेरा नाम आदिल है, वो समझ जाएंगे। उधर से भी आवाज़ आई कि आते ही उनको आपका पैगाम दे दिया जाएगा। आदिल ने मन ही मन दुआ कि सब ठीक हो जो मुफ्ती साहब ने लिखा है। अगर वो सच है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। आखिर उस कागज़ में मुफ्ती साहब ने ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से आदिल परेशान हो उठा। कब तक इंतज़ार करना होगा उसे? मुफ्ती साहब वापस आएंगे या उनकी भी हत्या कर दी जाएगी इसके पहले कि वो कोई राज आदिल के सामने खोल सकें? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया।